Assalamu alaikum. Today we will discuss about thyroid hormones. Two thyroid hormones, triiodothyronine T3 and tetraiodothyronine thyroxine or T4. As we know that thyrotrophin releasing hormone releases from the paraventricular nucleus of hypothalamus. It goes to the anterior pituitary through hypothalamic hypophyseal portal vessels and act on the cells of the anterior pituitary called thyrotropes. Thyrotropes से रिलीज़ होगा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जाके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से और फॉलिकुलर सेल से रिलीज़ होते हैं T3 T4। T3 T4 जाके अपने ऑर्गन्स पे एक्शन करते हैं। T3 T4 जैसे ब्लड के अंदर आते हैं तो ये बाइंड कर जाते हैं एक प्रोटीन के साथ जिसे कहते हैं थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBGs। जो बाउंड फॉर्म होती है T3 T4 की वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो फ्री फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। फ्री T3 T4 नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट करते हैं। इट गोज़ टू दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे जाके डिक्रीज़ कर देंगे TRH की सिक्रीशन को। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएंगे, वहाँ पे जाके डिक्रीज़ कर देंगे सेंसिटिविटी ऑफ थायरोट्रॉप्स टू TRH। थायरोट्रॉप्स के ऊपर कम TRH एक्ट करेगा, उसकी वजह से कम TSH बनेगा और T3 T4 की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब T3 T4 बनते हैं तो उसमें से T4 की अमाउंट ज़्यादा होती है। 93% जो है वो T4 बनता है और सिर्फ 7% T3 बनता है। ब्लड के अंदर T4 की अमाउंट ज़्यादा होती है। पेरिफेरल ऑर्गन्स में जाके इट विल कन्वर्ट इनटू T3। लिवर में जो है वो 60% जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है और GIT के अंदर 20% कन्वर्ट हो जाता है। जो बाकी का 20% होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिवर्स T3 के अंदर। एंड रिवर्स T3 इज़ अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बाय प्रोडक्ट। क्यों T3 के अंदर कन्वर्ट होता है? T3 T4 जो है वो सेल के अंदर तो एंटर हो जाते हैं, लेकिन जो T4 होता है वो साइटोप्लाज्म से आगे न्यूक्लियस में नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सिर्फ T3 के रिसेप्टर्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में आके T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर बाय deiododenase एंजाइम। T3 T4 is more potent and more active, more rapid in action, so it perform its action बाइंड करता है न्यूक्लियस पे रिसेप्टर्स के साथ और जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। T4 जो है वह न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकता, इसलिए पेरिफेरली और ऑर्गन्स में जाके T4 कन्वर्ट हो जाता है। तो पेरिफेरल टिश्यूज़ में T3 की अमाउंट ज़्यादा होती है और ब्लड के अंदर T4 की अमाउंट ज़्यादा होती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अगर हम छोटा सा पोर्शन लेके देखें तो थायराइड ग्लैंड इज़ मेड अप ऑफ थायराइड follicles. This is the thyroid follicles. इसके जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। इसके दरमियान में जो है वो कोलॉइड होता है एंड इसके अलावा सी सेल से रिलीज़ होता है कैल्सिटोनिन और फॉलिकुलर सेल से रिलीज़ होता है T3 एंड T4। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं। दिस इज़ द होल मैकेनिज़्म जिससे T3 और T4 बनता है। सबसे पहले TSH आके एपिथेलियल सेल, जो हमने देखा कि पूरा फॉलिकल था, फॉलिकल में छोटे छोटे सेल्स थे जिनको हमने कहा फॉलिकुलर सेल, जहाँ से T3 T4 बना था। उन फॉलिकुलर सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं TSH के। TSH आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। इट एक्टिवेट दी गुआनालाइल साइक्लेज मैकेनिज़्म। उसके ज़रिए से फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है और एक प्रोटीन बनती है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन फिर सेल से निकल के ल्यूमेन में चली जाती है। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। जब बहुत सारे टायरोसिन अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तो थायरोग्लोबुलिन बनती है। मैक्सिमम 70 और उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर आयोडाइड मौजूद था। आयोडाइड एंटर होगा फॉलिकुलर सेल में थ्रू सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर के ज़रिए सेल में आया और फिर सेल में आने के बाद it is transported out of the cell by pendrin. Pendrin is a chloride iodide ion counter transport. यहाँ पे काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी एंड ल्यूमेन में आ जाएगा। ल्यूमेन में आके आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, ऑक्सीडेशन हो जाएगी।
थायराइड पर ऑक्सीडेज, यहाँ पे जो है वो आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हुआ बाय थायराइड पर ऑक्सीडेज। ठीक है, थायराइड पर ऑक्सीडेज फिर जो है वो आगे आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन की ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग करवाएगा। जो थायरोग्लोबुलिन था मैंने बताया कि वो बना हुआ है टायरोसिन अमाइनो एसिड से। जब एक टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर 2 आयोडीन लगेंगी तो हम उसे कहेंगे डाईआयोडोथायरोनिन, और अगर एक टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर सिर्फ एक आयोडीन अटैच होगी तो हम उसे कहेंगे मोनोआयोडोथायरोनिन, और अगर 2 डाई और मिल जाएंगे तो हम उसे कहेंगे टेट्रा, और अगर एक मोनो और एक डाई मिलेगा तो हम उसे कहेंगे ट्राईआयोडोथायरोनिन। फिर उसके बाद यहाँ से एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल के अंदर जाएगा, सेल में जाके लाइसोसोमल एंजाइम के साथ मिल जाएगा और वहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। अभी हम इसको 3D पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि किस तरह टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ आयोडीन अटैच हो रही है और क्लीवेज किस तरह से हो रही है। ठीक है, उसके बाद T3 T4 सर्कुलेशन में आ गए। सर्कुलेशन में T4 की अमाउंट ज़्यादा थी और फिर पेरिफेरल टिश्यूज़ में चले गए, इफेक्टर ऑर्गन्स पे, वहाँ पे जाके T4 कन्वर्ट हो जाएगा T3 के अंदर और रिवर्स T3 के अंदर। रिवर्स T3 इनएक्टिव फॉर्म है और T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। T3 जाके न्यूक्लियस पे रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। जो कुछ जो है वो T3 के अंदर कन्वर्ट होकर डाउन स्ट्रीम थायरॉयड फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। यहाँ पे टायरोसिन अमाइनो एसिड है। जब काफ़ी सारे टायरोसिन अमाइनो एसिड मिल जाएंगे तो वो थायरोग्लोबुलिन बन जाएगा। ये अगर एक टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर सिर्फ एक आयोडीन अटैच हुई है तो हम इसे कहेंगे मोनोआइडो, और अगर 2 अटैच हुए हैं तो हम इसे कहेंगे डाईआइडो, और अगर इसी तरह 2 DIT मिल जाएंगे तो हम इसे कहेंगे टेट्रा, और अगर एक मोनो एक DIT मिलेगा तो हम इसे कहेंगे ट्राई। दिस इज़ द 3D डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल TSH act on its receptors present on the thyroid follicular cells। उसके नतीजे में फिर वो guanylyl cyclase mechanism जनरेट होगा and then it produces the protein थायरोग्लोबुलिन। यहाँ से ये थायरोग्लोबुलिन एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से बाहर आ जाएगी। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड उसके ऊपर अटैच हुए हैं काफ़ी सारे। जब काफ़ी सारे अटैच हो जाएंगे तो हम उसे कह देंगे ये थायरोग्लोबुलिन है। उधर से जो है वो आयोडीन आएगी ब्लड में, ब्लड से सेल के अंदर, सेल से आके यहाँ पे फिर पेंड्रिन के ज़रिए से बाहर ल्यूमेन में आके फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी आयोडीन के अंदर। आयोडीन में कन्वर्ट होने के बाद थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन की आयोडीनेशन होगी, और ये आयोडीनेशन, ऑक्सीडेशन एंड कॉन्जुगेशन ये एक ही एंजाइम करवा रहे होते हैं जिसका नाम होता है थायराइड पर ऑक्सीडेज। आयोडीनेशन में क्या होगा, जिस तरह ये टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर 2 आयोडीन लग गई, उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर भी 2 आयोडीन लगी हैं तो ये DIT हो गए। उसके थर्ड वाले के ऊपर भी 2 आयोडीन अटैच हुई हैं तो ये भी DIT हो गया, और जो फोर्थ वाला है उसके ऊपर सिर्फ एक आयोडीन अटैच हो गया तो हम इसे कहेंगे मोनोआइडो। अब ऊपर जो ग्रीन एरो शो किए हुए हैं उससे ये कॉन्जुगेशन के एरो हैं कि कॉन्जुगेशन इस तरह से होगी कि 2 DIT मिलेंगे और एक DIT और एक MIT मिलेगा, और कॉन्जुगेशन के बाद ये देखें यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन हो गई है। ये 2 DIT है और ये एक MIT और एक DIT है। यहाँ पे आके फिर एंडोसाइटोसिस होगी, सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर लग जाएगी और फिर वो वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम के साथ अटैच होकर प्रोटियोलिसिस होगी। प्रोटियोलाइसिस से ये क्लीवेज हो जाएगी, जो DIT वो अलहदा हो जाएंगे, MIT और DIT अलहदा हो जाएंगे, और वो फिर रिसेप्टर के फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए से ब्लड में आ जाएगी, डिफ्यूजन के ज़रिए से T3 T4 ब्लड में आके फिर TBGs के साथ बाइंड कर जाएगी और सेल में जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। दिस इज़ द फार्माकोलॉजी। सबसे पहले सोडियम आयोडाइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं थायोसाइनेटाइंस और परक्लोरेट, और उसके अलावा थायराइड परऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे आयोडाइड्स एंड थायोमाइड। थायोमाइड्स के अंदर आ जाते हैं प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल। फिर प्रोटियोलिसिस को इनहिबिट करेंगे आयोडाइड्स, और पेरिफेरल कन्वर्जन जो हमने देखा था कि जो T4 सेल के अंदर जाके डीआयोडीनेज के ज़रिए से कन्वर्ट होता है T3 में, उस पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अमायोड्रॉन और उसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि T3 T4 क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एज वी नो दैट कि मेन फंक्शन इनका क्या होता है, कंट्रोल्स
BMR इंक्रीजेस दी बेसल मेटाबॉलिक रेट। कैसे करते हैं? T4 साइटोप्लाज्म में आया, कन्वर्ट हो गया T3 में, T3 अपने रिसेप्टर के साथ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे, बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोटीन से एंजाइम्स बनेंगे, प्रोटीन्स में एंजाइम्स होंगे जिसमें सोडियम पोटाशियम ATPase एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, रिस्पिरेटरी एंजाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और बाकी एंजाइम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके नतीजे में जो सोडियम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगी तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी तो उसके नतीजे में CO2 आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, रिस्पायरेशन बहुत रैपिड और डीप हो जाएगी, BMR इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, स्वेटिंग होगी पेशेंट को ज़्यादा अगर T3 T4 के लेवल रेज्ड हैं बॉडी के अंदर। तो इसका एक निमोनिक होता है जिसे हम 7Bs के नाम से होता है फंक्शंस को याद करने के लिए। एक तो हो गया कि BMR इंक्रीज़ होता है, इसके अलावा बीटा एड्रेनर्जिक इफ़ेक्ट्स जिसमें बीटा रिसेप्टर्स हार्ट पे इंक्रीज़ हो जाते हैं, बीटा रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा होता है, सिस्टोलिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, पेरिफेरल विजर डायलेशन हो जाती है, पल्स प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होते हैं बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाएगा। उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी, ग्लाइकोजन भी टूट के ग्लूकोज बना रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ब्रेक डाउन लिपिड्स इंक्रीज लाइपोलाइसिस, बोन ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाता है। उसके अलावा बोन ग्रोथ इंक्रीज़ होगी इन सिनर्जिज्म विद ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। इसके अलावा ब्रेन मैचुरेशन इंक्रीज़ होती है, अगर ब्रेन मैच्योर नहीं होता, डेफिशिएंसी होती है हार्मोन की तो क्रेटिनिज्म हो जाता है। उसके अलावा इट स्टिमुलेट्स सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन बेबीज़। ये हो गए इसके फंक्शन। इसके अलावा एक छोटी सी बात रह गई है, वो ये कि थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के बारे में हमने बात की कि जब बाइंड कर जाता है तो वो बाउंड फॉर्म हो जाती है, तो बाउंड फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होती है। जो प्रेगनेंसी होती है उसके अलावा जो OCPs यूज़ करती हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उनमें जो है वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन TBGs को ज़्यादा कर देता है। जब TBG ज़्यादा होगा तो ब्लड के अंदर जो है वो फ्री T3 T4 जो होंगे उनके लेवल डिक्रीज़ कर जाएंगे। जब फ्री T3 T4 के लेवल डिक्रीज़ कर जाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कम से कम जनरेट होगा, तो उसके नतीजे में ज़्यादा TSH प्रोड्यूस होगा, TRH प्रोड्यूस होगा, TSH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो T3 T4 भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो T3 T4 के लेवल रेज़ कर जाते हैं। और जो है वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं जो लोग, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर TBGs के थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लेवल डिक्रीज़ कर जाते हैं। जब उनके लेवल डिक्रीज़ करेंगे तो ब्लड के अंदर फ्री T3 T4 ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि बाइंड करने के लिए TBGs नहीं होंगे, तो इसका ये मतलब है कि T3 T4 फ्री फिरते रहेंगे, तो फ्री T3 T4 के लेवल ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ज़्यादा जनरेट होगा। नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा होगा तो TSH और TRH के लेवल्स डिक्रीज़ कर जाएंगे, उसके नतीजे में T3 T4 के लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट देयर पैथोलॉजीज़ कि अगर T3 T4 हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, हाशिमोटोज़ एंड अदर डिसऑर्डर्स।